आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, भाग 5, अध्याय 8, कार्बन एवं उसके यौगिक। मैं जितेंद्र गहलोत। आज का टॉपिक कार्बन के अपर रूप। सामान्यतः किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न हो अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन के कई प्रकार के अपर रूप उपस्थित होते हैं। जहाँ वह हीरे के रूप में एक ठोस संरचना का निर्माण करता है, तो वहीं कोक के रूप में एक नरम पदार्थ के रूप में भी प्रदर्शित होता है। जहाँ वह हीरे के रूप में विद्युत का बिल्कुल कुचालक होता है, वहीं ग्रेफाइट में वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। अर्थात उसके दो या दो से अधिक गुणधर्म में एक दूसरे से पर्याप्त ही भिन्नताएं हैं तथा इस गुण को हम अपर रूपता के नाम से जानते हैं, अर्थात अपर रूपता कहते हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व विविध रूपों में ही पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि। यदि हम देखेंगे तो हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट उसकी तुलना में कमज़ोर होता है, वह फुलरीन लगभग क्षणभंगुर माना जाता है। ये सभी कार्बन परमाणु के बने होते हैं। वह कार्बन परमाणु के परस्पर आबंधन अर्थात मध्य में बिंदुओं के जुड़ने के कारण तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर पाया जाता है। इनके क्रिस्टलीय रूप, अपर रूप अर्थात वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित अवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, इन्हें क्रिस्टलीय अपर रूप के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब उनकी संरचना निश्चित होगी, उनकी अवस्था निश्चित होगी, उनकी ज्यामिति निश्चित होगी और उनके परमाणु के बीच के बंध कोण भी निश्चित होते हैं, तो कार्बन दो भागों में उपस्थित होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप व अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप के रूप में सबसे पहला उदाहरण हीरा, जो कठोर होता है और उसका एक लगभग निश्चित आकार होता है। ग्रेफाइट का भी एक निश्चित आकार होता है। वहीं फुलरीन भी एक निश्चित आकार में पाई जाती है, जिनमें बंक मिनिस्टर फुलरीन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं दूसरे रूप में अक्रिस्टलीय रूप में कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैसीय कार्बन अर्थात गैस कार्बन यौगिक आदि, ये सभी क्रिस्टल अपर रूप अर्थात कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। यदि हम उसकी संरचना को समझने का प्रयास करें तो ऊपर की तरफ से एक और नीचे की तरफ से सामान्यतः 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और ये कार्बन परमाणु आपस में भी एक विशेष संरचना से जुड़े रहते हैं और इसके अलावा भी अपने वापिस अन्य कार्बन परमाणु से आगे जुड़े होते हैं और इस प्रकार एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से पूर्ण रूप से जुड़ा होता है और इसी कारण दृढ़ रूप से आबंधित होकर अर्थात जुड़कर दृढ़ रूप से आबंधित होकर त्रिआयामी चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करते हैं। ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन के मध्य एक निश्चित दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है, अतः इनमें किसी भी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है और इसी के कारण यह अत्यधिक कठोर भी होता है और आज की प्रकृति में हीरा अब तक का सर्वाधिक कठोर पदार्थ माना गया है या वह है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन तक होता है, अर्थात कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा धीरे धीरे पारदर्शी हो जाता है।
वहीं शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके ही हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, अर्थात कृत्रिम रूप से भी हीरे का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर विशेष पॉइंट है कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम दूरी का पाया जाना। वहीं हीरा विद्युत का पूर्ण रूप से कुचालक होता है। वहीं अगली स्थिति में बात करें तो हीरे का उपयोग कांच काटने की में व कटर मशीनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चट्टानों व पत्थर काटने की मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम अर्थात कई बड़ी बड़ी डिजाइनें बनाने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है, उसकी सुई बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के रत्न, आभूषण व हीरे जवाहरात अर्थात रत्नों व आभूषणों में हीरे जवाहरात का उपयोग उनका आकर्षण बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर यदि हम इसकी संरचना समझने का प्रयास करें तो कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। फिर इसी चीज़ को वापस समझें तो 1, फिर 2 और फिर ये 3 और ऊपर की तरफ एक 4। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 भागों से निश्चित रूप से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे चतुर्संयोजी बंध भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु के बीच की एक निश्चित दूरी 154 पिकोमीटर होती है। वहीं दूसरा यौगिक ग्रेफाइट भी कार्बन का ही क्रिस्टलीय रूप होता है, लेकिन ग्रेफाइट ग्रेफोस शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है लिखना, अर्थात हमारी लिखने वाली पेंसिल भी ग्रेफाइट ही है। जो हम पेंसिल उपयोग करते हैं उसके आगे का जो काला भाग है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल में बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। इनमें से एक बंध द्विबंधी होता है, जिससे कार्बन की संयुक्तताएं पूरी हो जाती है, अर्थात कुछ इस प्रकार की विशेष संरचनाओं का निर्माण ये करते हैं, जिसमें एक बंध द्विबंध होता है। ये सारी संरचना लगभग इसी प्रकार की निर्मित होती है। तो इस प्रकार ये ग्रेफाइट की एक संरचना का निर्माण होता है। ये षटकोणीय संरचना होने के कारण इसमें एक भाग में प्रत्येक भाग में एक द्विबंध उपस्थित होता है, जो इसकी वलय संरचना को पूर्ण करने में मदद करता है। यह षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये परत का निर्माण या संरचना का निर्माण हो जाता है। दो परतों के मध्य दुर्बल बंध होने तथा उनके मध्य की दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क संयोग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वहीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक माना जाता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट सामान्यतः चिकना व फिसलनशील पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग संनेहक के रूप में भी किया जा सकता है, अर्थात घर्षण बढ़ता है तो वहाँ पे कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक समकीला पदार्थ भी है। सबसे महत्वपूर्ण रूप में ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और इसलिए इसका उपयोग सेल तथा अन्य उपकरणों के अंदर भी किया जाता है। ग्रेफाइट का मुख्य उपयोग पेंसिल में बनाने में प्रयुक्त होता है। वहीं अगला उपयोग शुष्क करने के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड अर्थात धातु इलेक्ट्रोड का निर्माण करने या किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में अर्थात लेपर प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं नाभिकीय परमाणु में भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है,
जिससे कि उनकी अभिक्रिया की गति धीमी हो सके। यदि ग्रेफाइट की संरचना बनाने की संरचना तो कुछ इस प्रकार की संरचना है। पहले इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर वापस षटकोण। इस प्रकार एक चटकोण बना दीजिए, फिर उसके ऊपर वापस दो चटकोण इस प्रकार बना दिए, एक, और फिर निचले बिंदु से एक और चटकोण बना दीजिए। इस प्रकार भी आप ये परतों का निर्माण कर सकते हैं। वहीं फुलिन, बंकमिंस्टर फुलिन। फुलिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिंस्टर फुलिन के नाम पर ही इसका नाम फुलिन रखा गया। फुलिन के अणु में 60, 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जा सकते हैं, लेकिन C60 सर्वाधिक स्थायी फुलिन होती है, इसलिए इसे बंकमिंस्टर फुलिन के नाम से जाना जाता है। C60 की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इनकी संरचना फुटबॉल के समान होने के कारण इसे बंकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि C60 की संरचना में उपस्थित 32 फलक में से कितने फलक षटकोणीय व कितने पंचकोणीय होते हैं। वहीं C विद्युत का कुचालक होता है व उसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फुलिन एक गोल गुंबद के समान लगता है, अर्थात मंदिर का वह भाग जहाँ देवता विराजमान होते हैं तो उसके ऊपरी जो भाग होता है उसे गुंबद के नाम से जाना जाता है। ये भी कुछ इसी प्रकार का आकार का होता है। फुलिन का उपयोग ये प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, वहीं इसका उपयोग आणविक बेरिंग के रूप में भी किया जाता है, जिससे उनके मध्य फिसलन कम हो। वहीं उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण ये तकनीकी रूप से ये कार्बन का महत्वपूर्ण अपर रूप भी माना जाता है। एक फुलिन का निर्माण करने के लिए आपको पहले पंचकोण, वहीं उस पंचकोण की प्रत्येक भुजा से मिलता हुआ एक आपको षटकोण अर्थात चतुर्भुज बनाने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार जब चारों तरफ से आप उसे बंद कर देंगे तो एक प्रकार की आपको क्या मिल जाएगी, यह फुलिन की एक सामान्य संरचना का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार एक अंदर की तरफ बनाकर फिर बाहर षटकोणे बना दीजिए और उन बिंदुओं को जोड़ दीजिए। सामान्यतः हीरा, ग्रेफाइट व में तुलनात्मक रूप से अंतर। हीरा की संरचना चतुष्फलक की होती है, अर्थात कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। वहीं ग्रेफाइट 6 कार्बन परमाणु से मिलकर एक संरचना से बनता है, षटकोणीय होता है और उसके साथ परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। हीरा रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट चमकदार होने के साथ साथ अपारदर्शी होता है और काले रंग का होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का पारदर्शिता नहीं होती है। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट वहीं मुलायम व चिकना होता है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 तथा ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। हीरा विद्युत चालकता में तो विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात हीरे में विद्युत की चालकता का प्रवाह नहीं होता, तो वहीं ग्रेफाइट में विद्युत की चालकता का प्रवाह होता है, अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।